आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि तूफान जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कहां से आते हैं। अगर हम इसके बीच कभी फंस जाए तो हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। साथ ही जो बिजली बारिश में कड़कती है तो कहीं मवेशी और इंसान इसके चपेट में आकर मर जाते हैं। अगर कहीं इसमें अगर हम फंस जाएं तो हम कैसे बाहर निकले। साथ ही जो बिजली हमारे घर आती है वो कैसे बनती है और क्या इनके तीनों बीच कोई कनेक्शन है, तो इस बारे में हम जानने वाले हैं। तो आखिर तक इस वीडियो में बनी रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक बनने वाला है। और आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो डेफिनेटली इसको डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी तूफान को आते हुए देखा है? क्या आपने कभी कड़कती हुई बिजली को देखी है? या फिर क्या आपने कभी विद्युत शक्ति को देखा है? जरा सोचिए, इनके बीच क्या कोई संबंध है? रुकिए, अब जरा सोचिए। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना? जी हाँ, यह सवाल अपने आप में ही एक रोमांचक और दिलचस्प सवाल है। क्यों? क्योंकि तीनों शक्तियां मानव के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इनकी शक्तियों के आगे इंसान इतना बेबस होता है कि घुटने टेक देता है और उनकी ताकत इतनी होती है कि पल भर में सब कुछ वह तबाह कर सकती है। क्या आपने जानना चाहते हैं कि इनके बीच क्या संजोग है? तो चलिए हम इसके बारे में जानें। इस वीडियो में हम कुछ सवाल के जवाब भी देखने वाले हैं, जैसे तूफान हम किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, बिजली किसे कहती है, वो कैसे बनती है, और जो बारिश में बिजली कड़कती है उसको हो वो कैसे बनती है। इन सारे सवालों का हम जवाब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल कि तूफान किसे कहते हैं और ये कैसे पैदा होती है। हम सब लोग जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना जरूरी है और सांस लेने के लिए हवा का रहना जरूरी है। पूरी पृथ्वी पर हवा का एक बसेरा है, इसके कारण इंसान आज जिंदा रह पाता है। लेकिन जब हवा की गति सामान्य गति से ज्यादा हो जाए, जैसे कि 150 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार, तब इन हवाओं का एक भवंडर बन जाते हैं जिसको हम तूफान कहते हैं। सबसे शक्तिशाली तूफान जब देश भर में आता है तो तबाही मच जाती है। लेकिन सवाल तो यह है, तूफान के ये भवंडर आखिर आते कहां से है? जरा सोचिए, क्या आपको समझ में आया? चलिए हम बताते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, बलून का उदाहरण। जब हम बलून में हवा भरते हैं तो फूलने लगता है और उसके भीतर हवा का एक दबाव आ जाता है। अगर हमने इसमें एक छेद कर दिया तो बलून की जो हवा है वो तेज गति से बाहर निकलने लगती है। जितना बलून में हवा रहेगा उतना ही बलून में एक दबाव रहेगा और छेद करने पर उतनी ही वो तेज गति से बाहर निकल जाती है। ठीक उसी तरह से जब सूरज की रोशनी जमीन की सतह पर या फिर समुद्र की सतह पर या फिर पानी की सतह पर गिरती है तो वहां पर गर्मी के कारण हवाएं गर्म हो जाती है और भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह से वहां पर हवा का एक दबाव जो है वो कम होने लगता है और उस कम दबाव वाली जगह में खालीपन आ जाता है और इस खालीपन को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं तेज गति से आने लगती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो धरती है 24 घंटे घूमती रहती है, जिस कारण हवा भी घुमावदार हो जाती है। जब वो आती है नजदीक तो वहां पर एक चक्र बन जाता है जो तूफान का रूप लेता है और आगे बढ़ने लगता है। इसकी ताकत का अंदाजा और गति पूरी तरह से अब तक नापा नहीं गया। जो भी इसकी चपेट में आता है वो तिनके की तरह उड़ जाता है। चलिए इसको हम ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। अगर आप ऊपर देखें तो आपको समझ में आएगा, एक ब्लॉक डायग्राम है जिस चित्र को आप देख रहे हैं। इसमें 3 ब्लॉक है। पहले अगर आप देखेंगे तो एक रेड जोन जो है ऊपर की तरफ जाते देखेंगे, जो दर्शाता है कि जब जमीन या फिर समंदर या फिर पानी जब गर्म हो जाए तो वह भाप बनकर ऊपर उठने लगती है। इसमें वहां दबाव कम हो जाता है। और जो ब्लू एरोज आप देख रहे हैं वो दर्शाता है ठंडी हवाएं जो खालीपन को भरने के लिए दूर से आ रही हैं। दूसरे ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि बादल बनने शुरू हो गए, वहां पर हवा की गति थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, इसके कारण भवंडर बनने शुरू हो गए। तीसरा ब्लॉक में आप साफ देख पा रहे हैं कि हवा तेज गति से घूमने लगती है और तूफान के भवंडर बन चुके हैं। तो ऐसे समय में अगर हम फंस जाए तो हम क्या कर सकते हैं? इन शक्तिशाली तूफान से हम कैसे बच सकते हैं? पहली बात, अगर आपके इलाके में तूफान ने दस्तक दी है तो आप घर से बाहर ना निकले, यही बेहतर है। दूसरी बात, बाहर रखी हुई सारी चीजों को आप अच्छे से बांध ले, मजबूती से बांध ले या फिर उसको घर के अंदर लाएं। तीसरी बात, जब हवाएं तेज गति से चल रही है तो उस समय अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। अगर मौसम विभाग ने आपको सूचना दी है तो जो समय आपको मिलता है उस समय में आपकी जरूरत के सामान जो है वो घर ले आइए। और आखिर बात, आपके घर में एक मेडिकल किट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या इन तूफान के साथ बिजली का कोई संबंध है? जी हाँ, तो कैसे?
जब हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है तब वहां पर बादल का रूप ले लेते हैं, और जब ठंडी हवाएं कम दबाव वाली जगह पर आती है तो यह बादल में नमी आ जाती है। क्या आपने अंदाजा लगाया कि इनके बीच क्या संबंध है? इसका जवाब जानने के लिए हम अगले सवाल पर हमें जाना होगा। तो दूसरा सवाल है कि बारिश के समय में जो बिजली गरजती है वह कैसे बनती है और कहां से आती है? इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। क्या आपने कभी माचिस की तिल्ली से आग लगाई है? इस तरह सोचिए, जब हम माचिस की तिल्ली को माचिस की सतह से खींचते हैं तो एक चिंगारी निकलती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से जब दो बादल के बीच घर्षण होता है तो उनके बीच भी चिंगारी निकलती है, जिसको हम बिजली कहते हैं। लेकिन बादल बनते कैसे हैं? जैसे हमने पहले भी इसके विषय पर बात कर चुके हैं कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तो उस जगह में खालीपन हो जाता है, और उस खालीपन को भरने के लिए आसपास की सारी ठंडी हवाएं उस दिशा में आने लगती है, और इस तरह से उन बादलों में नमी आ जाती है। इस तरह से बादल का जन्म होता है। तो क्या आप समझ गए कि तूफान और बिजली के बीच क्या संबंध है? जी हाँ, संबंध है, क्योंकि जो तूफान और बादल बनते हैं वह दोनों एक ही गतिविधि से बनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच समांतर है। बारिश के समय पर गिरने वाली बिजली के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। हमने जो जाना, जब दो बादल के बीच टकराव होता है तो उस समय बिजली पैदा होती है, और इसके दौरान जब बिजली पैदा होती है तो वहां से अपना रुख मोड़ने के लिए रास्ते ढूंढने लगती है। जमीन की सतह पर उसको जो नजदीकी रास्ता मिलता है वहां से वह निकलने की कोशिश करती है, और उसकी चपेट में कई बार पेड़ पौधे, जानवर, इंसान भी आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने उसमें असीम ताकत होती है। ज्यादातर बिजली की गड़गड़ाहट तब होती है जब बारिश होती है। जो इसके रास्ते में आने वाले कोई भी हो, वो चीज को पूरी तरह से वो नुकसान पहुंचा देती है। इसकी वजह से कई बार हम अखबारों में एक खबर भी पढ़ते हैं जिसमें पालतू जानवर, इंसानों के मरने की खबरें भी छपी होती है। तो जब भी अगर आपको लगे कि बिजली गरज रही है तो आप घर से बाहर या पेड़ के नीचे खुले में रहे बिना घर में चले जाएं। चलिए बिजली के काम करने की अंदाज को हम इस ऊपर के चित्र से देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो बादल जब टकराते हैं उनके बीच बिजली की ऊर्जा पैदा होती है, और बादल में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो कि धरती के सतह पर रहने वाले नकारात्मक ऊर्जा में बहने के लिए वो हमेशा उतावले रहते हैं, और इस बीच जो भी उनके रास्ते में आते हैं वह उनसे गुजर जाते हैं। तो बारिश के समय में गिरने वाली बिजली से हम कैसे बचें? अगर आप घर के बाहर हैं या फिर पेड़ के नीचे हैं तो जल्दी से घर के भीतर चले जाएं। अगर आपकी मवेशी, पालतू जानवर घर के बाहर है तो उन्हें भी घर में बांध लें। अगर आपके घर ऊंची मंजिला का है तो अर्थिंग वायर, आप अर्थिंग रॉड जो है आपकी बिल्डिंग में लगा सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या बारिश में गिरने वाली बिजली का संबंध विद्युत शक्ति से है? इसका सीधा जवाब दें तो हाँ, क्योंकि बारिश में जो समय गिरने वाली बिजली जो पैदा होती है वो कम से कम 10,000 वोल्ट की होती है, और हमारे घर की बिजली 240 वोल्ट की होती है। तो इनके बीच संबंध है। तो सवाल यह है, विद्युत बनती कैसे है और कहां से आती है? विद्युत का मतलब हम पहले जानते हैं। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु बहने वाले इलेक्ट्रॉनिक के चलन को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बनती कैसे है? हालांकि विद्युत शक्ति प्रकृति में कहीं पर उपलब्ध रहती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग जानकारी ये है, न्यूटन्स लॉ के मुताबिक इंसान कोई भी शक्ति को ना बना सकता है और ना मिटा सकता है, और बस एक शक्ति को दूसरी शक्ति में बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत शक्ति जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रकृति में दूसरी शक्तियों का एक रूप है जो विद्युत शक्ति को बन जाता है। तो चलिए हम जरा जानते हैं कि विद्युत शक्ति आखिर बनती कैसे है। विद्युत शक्ति को बनाने के लिए दो साधनों की जरूरत पड़ती है, एक तो है टरबाइन, दूसरा है जनरेटर। चलिए टरबाइन के बारे में जरा जानते हैं। टरबाइन जो होता है वो एक घुमावदार एक चक्र होता है जिसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं। जब पानी, हवा या फिर किसी तरह का दबाव उस पर पड़ता है तो चक्र घूमने लगता है। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर शक्तियों को इस्तेमाल करके पहले तो चक्र घुमाया जाता है। जब टरबाइन घूमता है तो उसमें जुड़े रोटर भी घूमने लगता है जो जनरेटर में होता है। जब जनरेटर में घूमता है तो उसमें निकलने वाले अनदेखे मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए घूमता है। इस प्रकार से जो शक्ति पैदा होती है उसे इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन फोर्स हम कहते हैं, जो कि फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन पर आधारित है। जब एक बार जनरेटर में विद्युत शक्ति बन जाती है तो उसे स्लिप रिंग नाम के एक चीज के सहारे बाहर इकट्ठा किया जाता है, फिर वहां से वो हमारे घर और फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से बिजली बन जाती है।